हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मसवीर सर और आप देख रहे हैं मसवीर साइंस क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है और याद रखना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज के क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि हम करने वाले हैं क्या, क्लास 10th का बायोलॉजी। क्लास 10th का बायोलॉजी करने वाले हम, जो क्या है कि चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर का नाम क्या है कि जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 100 क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम क्या करते हैं कि क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक शायरी है, दिया हुआ है क्या है कि पाना है अगर लक्ष्य को, पाना है अगर लक्ष्य को फिर तुझे पढ़ना होगा। पाना है अगर लक्ष्य को फिर तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। रातों की सुकून वाली जो नींद होती है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये होता है कि अब अगर आपको क्या करना है कि अपना लक्ष्य को पाना है, तो क्या होता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत चीज से क्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। तभी आप क्या कर पाते हैं कि अपने लक्ष्य तक क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवन, पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन की मूलभूत आवश्यक प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। जीवन की मूलभूत आवश्यक प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैविक प्रक्रिया, जैविक क्रियाएं कहा जाता है, या जीवन प्रक्रिया कहा जाता है, या रासायनिक क्रियाएं कहा जाता है, या भौतिक क्रियाएं कहा जाता है। बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए कि जीवन की मूलभूत आवश्यक प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, जैविक क्रियाएं कहा जाता है, या जैविक जीवन प्रक्रिया कहा जाता है, या रासायनिक क्रियाएं कहा जाता है, या भौतिक क्रियाएं कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा कि जीवन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन प्रक्रिया। क्वेश्चन एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन एक का क्या हो जाएगा, बी। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया हुआ है कि स्वपोषण, स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है, मनुष्य, गाय, या हरे पौधे, या अमीबा। क्या होगा कि स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या होगा, मनुष्य होगा, या गाय होगा, या हरे पौधे होंगे, या अमीबा होगा। क्या होगा कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या होगा, हरे पौधे होंगे। क्या होंगे, हरे पौधे। अब आगे आइए, आगे क्या है, तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में है क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। बताइए क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए कि ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिए आपको हम समझा देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम उदाहरण के लिए एक प्लांट बनाते हैं, जैसे ये प्लांट हो गया, हम एक प्लांट बना के आपको समझाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए ये एक क्या है, प्लांट है। ये एक क्या है, प्लांट है। अब इसी प्लांट में क्या होता है कि नीचे में क्या है कि वाटर और मिनरल्स मौजूद है। वाटर और क्या है, मिनरल्स मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है। ये क्या करता है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स मौजूद हो गया। अब यहाँ ऊपर में क्या है कि सनलाइट उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। अगर सनलाइट नहीं रहती तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाती। ये क्या है कि जब सनलाइट यहाँ पे क्या होता है, इन पत्तियों पर पड़ता है, तो यहाँ पे ये पत्ते जो होते हैं इस पर क्या होती है, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है कि इस सनलाइट को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, क्लोरोफिल ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वाटर और मिनरल्स क्या करता है, यहाँ जब पत्ते तक पहुंचती है, ये वाटर और मिनरल्स को यहाँ पे एक उत्तक होता है जिसे क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, जाइलम।
ये जाइलम के माध्यम से क्या करता है कि जमीन में अंदर जो वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसको खींच कर क्या करता है, कहाँ पे पहुंचाता है, पत्तियों पर। जब पत्तियों पर सारा चीज पहुंच जाता है और यहाँ पे क्या करता है, स्टोमाटा के माध्यम से क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है तो सारा चीज यहाँ पे उपस्थित होने के बाद तब क्या करता है, ये अपना भोजन को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। जब भोजन तैयार हो जाता है तब क्या करता है कि पत्ते से हर जगह आप भोजन को पहुंचाना है। यहाँ पे एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब को कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से ये क्या करता है कि हर ये जो पके हुए भोजन होते हैं उसको हर एक पार्ट पार्ट तक क्या कर पाते हैं, उसको पहुंचा पाते हैं। देखिए, आपको बता देते हैं कि हम जो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे केमिकल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले क्या करता है, ये क्या करता है कि सबसे पहले ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। उसके बाद क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स वगैरह जो मौजूद होते हैं ये लेते हैं। जब ये लेने के बाद इस पर क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, सनलाइट उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सनलाइट उपस्थित होते हैं। और उसके बाद क्या है कि क्लोरोफिल भी उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। जब ये सब सारा जब प्रक्रिया होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जब इसमें क्या होता है, प्रक्रिया होता है, तब ये क्या बनाता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाता है और क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये क्या कीजिएगा, अब ये रासायनिक फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। इतना प्रक्रिया होता है तब ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, दिन पर करते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को ग्रहण की जाती है। अभी बताए थे गैस, कौन सी गैस पहले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ली जाती है और क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। अभी जस्ट बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल करता है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, हीमोग्लोबिन करता है या क्लोरोफिल करता है या इंसुलिन करता है या एंजाइम करता है। अभी जस्ट बताए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, जो ये क्या होते हैं, सनलाइट होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लोरो प्लांट में जो क्लोरोफिल मौजूद होती है, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं कि सनलाइट को अपनी ओर क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। अब ये पॉइंट नंबर में क्या है कि पॉइंट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि आप जब प्रकाश संश्लेषण करवाए तब क्या होता है कि क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है। तो क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ये मुक्त करता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है या नाइट्रोजन मुक्त होती है या ऑक्सीजन मुक्त होती है या हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। ये क्या होता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। गैसों का पौधे में क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आपको हम बताएं कि पत्ते में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र के माध्यम से क्या करता है कि ये जितने भी गैस वायुमंडल में होते हैं या उसके अंदर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस को आदान और प्रदान करते हैं, मतलब गैस को निकालती भी है, गैस को लेते भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 नंबर का आंसर बताइए कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। बताइए किसके द्वारा होता है। 6 नंबर का क्या होना चाहिए, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, स्टोमाटा। मतलब रंध्र के माध्यम से क्या करता है, ये गैस को आदान प्रदान कर पाता। अगर स्टोमाटा मौजूद नहीं होता तो क्या करता है कि ये गैस को आदान प्रदान नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये बता देते हैं, जाइलम जो होता है ना, जाइलम क्या करता है कि जमीन पर जितनी भी वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं, वह वाटर और मिनरल्स को खींचकर कहाँ पर लेकर जाता है, पत्तियों तक लेकर जाता है। और वहां पे जब पत्तियों में सारा चीज मौजूद हो जाता है तब वो क्या करता है कि अपना भोजन को तैयार कर लेता है। जब तैयार करता है तब वो भोजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाना होता है। उस पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है कि पके हुए भोजन को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। ये सब चीजों को या क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। अब 7 नंबर में क्या है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन नियंत्रण करता है। मतलब स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में कौन नियंत्रण करता है।
देखिए यहाँ पे क्या है कि मूल रोम हो गया, या रक्षक कोशिकाएं हो गया, या जाइलम हो गया, या फ्लोएम हो गया। मतलब क्या है कि जो स्टोमाटा होती है उसको खोलने और बंद करने में कौन नियंत्रण करता है? रक्षक कोशिका करता है। कौन करता है? रक्षक कोशिका इसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब आइए आगे क्या है कि 8 नंबर का वाला क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर में है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से, या छोटी आंत से, या मुंह से, या बड़ी आंत से? कहाँ से क्या होता है कि भोजन का पाचन शुरू होता है? आपको पता होगा कि भोजन का पाचन क्या होता है कि आप भोजन जब खाते हैं तो मुंह में लेते हैं, मुंह से क्या हो जाता है? भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मुंह से आपका भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? मुंह। मुंह होगा, मुंह से क्या होता है कि भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। अब 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में है, ये ऑप्शन में क्या है कि पेप्सिन, या माइलेज, या ट्रैप्सिन, ट्रिप्सिन, या क्या है कि लाइपेज? बताइए यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए क्या पाया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, या माइलेज पाया जाता है, या ट्रिप्सिन पाया जाता है, या लाइपेज पाया जाता है? क्या पाया जाता है? पाया क्या जाता है कि इसमें जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माइलेज पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? माइलेज पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल? बताइए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता है कि पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे देखिए, पेट में प्रोटीन क्या है कि पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि पहले ए में क्या है? माइलेज, बी में क्या है? पेप्सिन, सी में क्या है? लाइपेज, और डी में क्या है कि मल्टेज? क्या होगा कि 11 नंबर में ऑप्शन में क्या होगा? बताइए पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? बताइए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? यहाँ पे क्या होगा कि पेप्सिन जो क्या करता है कि पेट में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में ये क्या करती है? एंजाइम कार्य करती है। कौन? पेप्सिन। 11 क्या क्या होगा? बी होगा। अब आगे देखिए 12 में क्या है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बताइए पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पेट में होता है, आमाशय में होता है, यकृत में होती है, या छोटी आंत में होती है? कहाँ होती है? जो क्या होता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? पेट से नहीं होती है, आग्नाशय से नहीं होती है, या यकृत से होती है? क्या होती है कि यकृत से पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। अब 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में क्या है कि पित्त रस कहाँ से संग्रहित होता है? पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? अग्न्याशय से होता है, या पित्ताशय से होता है, या पेट से होता है, या छोटी आंत से होता है? बताइए 13 नंबर का क्या होना चाहिए? पित्ताशय से क्या होता है कि पित्ताशय से हमें क्या होता है कि पित्त रस स्रावित होता है। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 14 में क्या है कि अधिकतम भोजन का अधिकतम पाचन का और अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण कहाँ होती है? ये मुंह में होती है, या पेट में होती है, या छोटी आंत, या बड़ी आंत? देखिए आप क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं कि भोजन को लेते हैं तो ये क्या होता है? ये भोजन आपकी छोटी आंत में क्या होता है कि अधिकतम भोजन क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं, और इनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? छोटी आंत होना चाहिए। छोटी आंत में क्या होता है कि अधिकतम पाचन और अवशोषण हो जाता है। 15 नंबर में क्या है कि 15 नंबर में है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, या विल्ली कहलाती है, या एल्वियोली कहलाती है, या न्यूरॉन कहलाती है? बताइए क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है? विल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? विल्ली कहलाती है। इसका 15 का आंसर हो जाएगा क्या? बी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, विल्ली कहलाती है। इसमें क्या होती है? अंगुली जैसी संरचना होती है, उसी को क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि विल्ली का मुख्य कार्य क्या है? क्या है कि विल्ली का मुख्य कार्य
क्या है? विल्ली का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का पंप करना, या भोजन का निर्माण करना, या पोषक पदार्थ का अवशोषण करना, या ऑक्सीजन का निर्माण करना। बताइए क्या होना चाहिए कि विल्ली का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? मुख्य कार्य होगा कि पोषण मुख्य कार्य क्या है कि पोषक पदार्थ का अवशोषण करना। मतलब क्या होगा कि विल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? यह स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में एक अंगुली जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। ये विल्ली क्या करता है कि पोषक पदार्थ को अवशोषण करता है। क्या करता है? पोषक पदार्थ को अवशोषण करता है। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 17 का देखिए क्या है कि श्वसन क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य कौन सी गैस उपयोग होती है? श्वसन प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सी गैस क्या होती है? उपयोग होती है, मतलब प्रयोग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। अब अभी बताइए कि आप क्या करते हैं जब श्वसन करते हैं? जब आप क्या करते हैं सांस को लेते हैं, तब उस दौरान आप क्या करते हैं? कौन सी गैस को लेते हैं? हम क्या करते हैं? हम इंसान जो है क्या करते हैं? अपने अंदर जो लेते हैं वो गैस कौन लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करती है? ऑक्सीजन को लेती है। ऑक्सीजन को लेती है और क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होना चाहिए? श्वसन प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सी गैस का उपयोग होती है? श्वसन प्रक्रिया में मुख्यतः क्या होती है? ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाता है? प्रयोग होता है। ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? मुख्यतः ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोशिकीय क्या है? कोशिकीय कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? डीएनए रूप में, या एटीपी, या आरएनए, या ग्लूकोज। बताइए क्या होगा? कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? डीएनए, एटीपी, आरएनए, या ग्लूकोज। क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है ना श्वसन की ऊर्जा के रूप में क्या होता है कि एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। एटीपी जो होता है ना ये क्या करता है कि कोशिकीय श्वसन ऊर्जा में क्या होता है? यह एटीपी के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आप देखिए 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में दिया हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को, या राइबोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक, या राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या क्लोरोप्लास्ट। देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का होगा सी। अब 20 नंबर में क्या है कि अवयवी इष्ट में अवयवी श्वसन से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, या एथेनॉल एथेनॉल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या केवल ऑक्सीजन, या ग्लूकोज। बताइए इष्ट में अवयवी श्वसन से क्या बनता है? यहाँ पे इस समय अवयवी श्वसन से क्या होता है कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। 20 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि मनुष्य की मांसपेशियां मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने में कौन सी पदार्थ बन सकती है? मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सी पदार्थ बन सकता है? यहाँ पे क्या है कि एथेनॉल बन सकता है, या लैक्टिक अम्ल बन सकता है, या ग्लूकोज, या यूरिया। क्या होगा? 21 नंबर का क्या होना चाहिए कि क्या होता है कि मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से होने पर कौन सा पदार्थ बन सकता है? क्या बन सकता है? बताइए क्या बन सकता है? बनेगा क्या? लैक्टिक अम्ल बन सकता है। क्या बन सकता है? लैक्टिक अम्ल बन सकता है। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? या श्वासनली में होता है, या ब्रोंकस में होता है, या एल्वियोली में होता है, या क्या होता है? नासिका में होता है। बताइए फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान ये एल्वियोली से होता है। फेफड़ों में क्या होता है कि जैसे ये मानिए ये क्या है? ये फेफड़ा है। इसमें क्या होता है जब यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? बैलून जैसी संरचना होती है। इसी को क्या कहा जाता है? एल्वियोली कहा जाता है। यही क्या करता है कि अपनी गैसों को क्या करता है? आदान प्रदान करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि 23 नंबर में मनुष्य में ऑक्सीजन की परिवहन मुख्य किसके द्वारा होता है? क्या है कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः
किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी। क्या है कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी। बताइए क्या होगा कि आपको पता है कि जो क्या है ब्लड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आरबीसी, और दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी, और क्या है? प्लेटलेट्स। आरबीसी का कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है कि शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि जितने भी हानिकारक क्या होते हैं एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एंजाइम को क्या करते हैं? नष्ट करने का कार्य करता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है कि कहीं पे जख्म वगैरह या कट बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या करता है? ब्लड वगैरह को थक्का बनाने का कार्य करता है। देखिए आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है? ये ब्लड लाल होता है। तो ये क्या करता होगा कि ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। क्या होना चाहिए? 23 का बी हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर में क्या है कि 24 नंबर में दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं। मानव की जो हृदय होती है उन पर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? उन पर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 25 नंबर में क्या है कि हृदय से रक्त का बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? सिराएं कहलाती है, या धमनियां कहलाती है, या कोशिकाएं कहलाती है, या लसिका कहलाती है? बताइए 25 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए कि 25 नंबर में होगा क्या कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। 25 का क्या होगा? बी होगा। 25 का बी। आप 26 में क्या है? 26 में दिया हुआ है कि हृदय की ओर रक्त लाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? हृदय की ओर रक्त लाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है, या सिराएं कहलाती है, या कोशिका कहलाती है, या महाधमनियां कहलाती है? बताइए 26 नंबर में क्या होना चाहिए? 26 नंबर में क्या होना चाहिए? सिरिया, ये क्या कहते हैं? सिराएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ये क्या है कि ये हृदय के क्या करती है कि यहाँ पे हृदय की ओर रक्त लाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? सिराएं कहलाती है। मतलब हृदय की तरफ क्या करती है? ये ब्लड को ले आती है। समझे? ये होता है सिराएं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि 27 नंबर में दिया हुआ है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। अभी जस्ट बताएं कि जो क्या करता है कि हमारे रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। कौन करते हैं? प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्या करते हैं? थक्का बनाने में कार्य करते हैं। और 28 नंबर में क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन करने वाली कोशिकाएं क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली कोशिकाएं क्या है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या न्यूरॉन? क्या होगा आंसर? बताइए क्या होना चाहिए कि हम अभी जस्ट बताए हैं कि ये आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी जो होता है ये क्या करता है? हमारे ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन को एक जगह से हमारे हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारे जितने भी हानिकारक एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसको मारने का काम करता है। और ये क्या होता है? प्लेटलेट्स ये क्या करता है कि ब्लड वगैरह को थक्का बनाने का कार्य करता है। और न्यूरॉन जो होता है, ये न्यूरॉन क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी मैसेज वगैरह होता है कट फट जाता है, ये क्या करता है? ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 29 नंबर में क्या है कि शरीर को संक्रमण से बचाने में कौन मदद करता है? शरीर को संक्रमण से बचाने में कौन मदद करता है? शरीर को संक्रमण से बचाने में कौन मदद करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, या आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है, या प्लाज्मा करता है? अभी जस्ट बताएं कि जो जितने भी हानिकारक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, संक्रमण रोग होते हैं, वो सब सारे रोग को क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी मारने का कार्य करता है। ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बी होगा। 29 का आंसर क्या होना चाहिए? बी। अब 30 में क्या है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा? बताइए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, या प्लेटलेट्स, या लिम्फ? क्या होगा? 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कि रक्त की जो तरल वाली भाग होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। अब क्या है कि 31 नंबर में क्या है कि दोहरा परिसंचरण मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसके कारण होता है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसके कारण होता है? दो हृदय के कारण होता है, या हृदय की चार कक्ष की ओर होता है, या दो फेफड़े, या दो गुर्दे? क्या होता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसके कारण होता है? यह क्या करता है कि हृदय की चार कक्ष के कारण होता है। अगर चार कक्ष नहीं होता तो क्या होता है कि मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। समझ में आ गया इतना बात? ये किसके द्वारा होता है? चार कक्ष के कारण होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि पौधे में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है?
हम पहले भी बताएं कि जो क्या होता है कि पौधे में, ये जमीन वगैरह में जो क्या होता है कि जितने भी वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको क्या करते हैं, खींच कर पत्ते तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। जब हम भोजन अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब वो क्या करता है कि वो भोजन को प्लांट की हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, पौधे में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, मतलब किस टिश्यू के माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, या जाइलम के द्वारा होता है, या रंध्र के द्वारा, या मेरिस्टेम के द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा क्या होता है कि खनिज और वाटर और मिनरल्स वगैरह के कारण क्या होता है, ये खींच कर पत्ते तक पहुंचाता है। तब ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये क्या करता है, अपने भोजन को तैयार कर पाता है। अब 33 नंबर में क्या है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क या एपिडर्मिस? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बताइए, जब पत्ते में भोजन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब क्या करता है कि उस भोजन को प्लांट की पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम या फ्लोएम या कॉर्क या एपिडर्मिस? कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये फ्लोएम क्या करता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट की जब भोजन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब ये क्या करता है कि ये भोजन को सही प्लांट की हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। इतना बात समझ में आ गया? अब आगे देखिए 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों से जल का वाष्प रूप में निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों में पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, या प्रकाश संश्लेषण करता है, या प्रसारण कहलाता है? ये क्या कहलाता है कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, मतलब पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब 35 नंबर में क्या है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल से संबंधित है? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल से संबंधित है? गुरुत्वीय बल से संबंधित है, या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से, या घर्षण बल से, या चुंबकीय बल से? क्या होता है कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ये क्या होता है, जल ऊपर की ओर जा पाता है। क्या होगा इसका आंसर? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण क्या होता है कि ये पदार्थ ऊपर की ओर जा पाती है, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वाटर वगैरह होते हैं, वो ऊपर की ओर जा पाता है। अब क्या है कि मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा? हृदय, फेफड़ा, या गुर्दा, या पेट? बताइए, यहाँ पे क्या है कि मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? 36 का क्या होना चाहिए? 36 का बताइए कि गुर्दा जो होता है, किडनी जो होता है, ये हमारी उत्सर्जन प्रमुख अंग होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, या पेशाब वगैरह को फिल्टर करता है, या ब्लड वगैरह को क्या करता है, फिल्टर करता है। तब हम क्या कर पाते हैं, पेशाब वगैरह कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन है, या नेफ्रॉन, या एल्वियोलस है, या विल्ली है? बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, या एल्वियोलस है, या विल्ली है? क्या होना चाहिए? 37 का आंसर क्या होना चाहिए कि नेफ्रॉन है। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है। अब 38 नंबर में क्या है कि नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? 38 नंबर में क्या है कि नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन का पचना, या रक्त का छानना और मूत्र का निर्माण करना, या ऑक्सीजन का बनना, या रक्त का पंप करना? क्या है कि नेफ्रॉन का जो कार्य का ये होता है, कार्य क्या होना चाहिए कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए 38 नंबर में क्या होना चाहिए? मुख्य कार्य जो होता है, ये क्या करता है कि रक्त को छानता, मतलब रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है, और क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। तो 38 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? बी होगा। अब देखिए 39 नंबर में क्या है कि 39 नंबर में है कि मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? मूत्र का निर्माण मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत में होता है, हृदय में होता है, गुर्दे में होते हैं, फेफड़े में होते हैं? तो यहाँ पे क्या है कि मूत्र का निर्माण जो होता है मुख्यतः क्या होती है, किडनी वगैरह में होते हैं, गुर्दे वगैरह में होते हैं। क्या होगा? गुर्दा होगा। 39 नंबर का क्या होना चाहिए? गुर्दा। अब 40 नंबर में क्या है? 40 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण मुख्यतः
कहाँ होता है? मुख्यतः क्या होता है, यूरिया का जो निर्माण होता है वह मुख्यतः कहाँ होता है कि गुर्दे में होते हैं या यकृत में होते हैं या हृदय में होते हैं या फेफड़े में होते हैं। ये क्या होता है, यूरिया का जो निर्माण होता है वो क्या होते हैं कि यकृत में क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है कि मूत्र दिया हुआ है कि मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? मूत्र मार्ग ले जाता है या मूत्र वाहिनियां ले जाता है या सिरा ले जाता है या धमनियां लेकर जाता है? बताइए कौन लेकर जाता है कि मूत्र को गुर्दे से मूत्र से तक कौन ले जाता है? बताइए यहाँ पे 41 नंबर में क्या होना चाहिए कि ये मूत्र वाहिनी क्या करती है कि मूत्र को मूत्राशय तक क्या करता है, उसको ले जाने का कार्य करता है। 41 का हो गया। अब 42 का देखिए, 42 में क्या है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाली नली है। क्या है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाली नली क्या है? मूत्रवाहिनी है या मूत्र मार्ग है या श्वासनली है या ग्रस नली? क्या है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाली जो ये होती है, वो क्या होती है? वह होती है क्या? मूत्र मार्ग होती है। मूत्र मार्ग से क्या होता है कि हमारे शरीर से क्या होती है? मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। 42 का समझ में आ गया। अब 43 का देखिए, 43 में क्या है? 43 में क्या है? पौधे में अवशिष्ट पदार्थ को घटाने का तरीका क्या है? क्या है कि पौधे में अवशिष्ट पदार्थ को हटाने हटाने का तरीका है। पौधे में अवशिष्ट पदार्थ को हटाने का एक तरीका है, क्या है? वाष्पोत्सर्जन है, पाचन है या परिसंचारण है या रक्त संचार है? बताइए क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पौधे में अवशिष्ट पदार्थ को हटाने का एक तरीका है। 43 नंबर में क्या होना चाहिए? ये होगा वाष्पोत्सर्जन है। ये वाष्पोत्सर्जन के कारण हम क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के कारण हम क्या करते हैं कि ये जो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किस प्रकार होता है? क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किस प्रकार में होता है? मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, उसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? क्या है कि 43 नंबर में क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में या पाचन प्रक्रिया में? बताइए 44 नंबर का क्या होना चाहिए कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। अब 45 नंबर में क्या है कि 45 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जीवन प्रक्रम नहीं है? निम्न में से कौन जीवन प्रक्रम नहीं है? निम्न में से कौन जीवन प्रक्रम नहीं है? पोषण या शोषण या उत्सर्जन या प्रकाश का परावर्तन? देखिए पोषण भी है, शोषण भी है, उत्सर्जन भी है, केवल प्रकाश प्रकाश का परावर्तन नहीं है। यहाँ तक पता चल गया। अब आइए आगे क्वेश्चन क्या है 46 नंबर में, मनुष्य में भोजन नली को क्या कहते हैं? मनुष्य में भोजन नली को क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं या मूत्र वाहिनी कहलाती है या धमनियां कहलाती है? मतलब क्या है कि मनुष्य में भोजन नली को क्या कहते हैं? मनुष्य में भोजन नली को क्या कहते हैं? बताइए 46 नंबर का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली, ग्रास नली कहते हैं। अब 47 नंबर में क्या है कि अग्न्याशय कौन सा रस स्रावित करती है? अग्न्याशय कौन सा रस स्रावित करती है? अग्न्याशय कौन सा रस स्रावित करती है? या अग्न्याशीय रस या पीत रस या लार या CHCl? ये क्या करती है? अग्नाशी जो होती है, अग्न्याशय, ये क्या करती है कि अग्न्याशीय रस को स्रावित करती है। आप 48 नंबर में देखिए, 48 नंबर में क्या कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? वसा के एंजाइम वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण होता है? लाइपेज या पैप्सिन या माइलेज या ट्रिप्सिन? बताइए वसा में पाचन में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण होता है? 48 में क्या होना चाहिए? होगा क्या? लाइपेज। लाइपेज ये क्या करता है कि वसा को पचाने में क्या करता है? ये एंजाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्या है कि अब क्या है 49 नंबर में क्या है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? यहाँ पे या माइलेज है या पैप्सिन है या लाइपेज है या क्या होगा? मल्टेज है। क्या होगा बताइए? मल्टेज। यहाँ पे क्या है कि 49 नंबर में आंसर क्या होना चाहिए कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होती है? ये पैप्सिन जो होता है, ये पैप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन में ये एंजाइम बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है।
अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्या है कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या है कि जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज या भोजन या ऑक्सीजन या जल या खनिज? क्या होना चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों होता है जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ग्लूकोज और भोजन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ग्लूकोज और भोजन दोनों होते हैं। तो विद्यार्थियों, पार्ट 1 के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली पार्ट में।